हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में कंप्यूटर फंडामेंटल्स इस बुक का चैप्टर नंबर 17 का पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें पार्ट 1 में अपने ने डेटा ट्रांसमिशन मीडिया तक पढ़ लिया था। तो आज अपन उसके आगे पढ़ेंगे। तो ये देखिए, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें अपन यहाँ से आज चालू करेंगे डिजिटल एंड एनालॉग डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, तो चलिए नोट्स पे चलते हैं। तो देखो गाइस, पूरी पृथ्वी में, पूरे जग, पूरी दुनिया के अंदर अगर डेटा को ट्रांसफर करना है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, तो अपने पास दो ही तरीके हैं। ठीक है, एक है एनालॉग सिग्नल, एक है डिजिटल सिग्नल। जितने भी डेटा ट्रांसफर होते हैं वो इन्हीं सिग्नल्स के फॉर्म में होते हैं, इन दोनों में से किसी एक में। ठीक है, इसमें आता है पहला एनालॉग सिग्नल। ठीक है, एनालॉग सिग्नल का मतलब है कंटिन्यूअसली चेंज, फिर हम चेंज होता रहे, मतलब रुके नहीं किसी जगह पे आके, हर मिली सेकेंड, हर माइक्रो सेकेंड चेंज होता रहे, है ना। जैसे कि मान लो आपके पास एक लाइट है, ठीक है, उसे आप डिम और हाई कर सकते हो। ऊपर जा रही है तो हाई, नीचे जा रही है तो डिम। ठीक है, तो बस आप उसको ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे डिम हाई कर रहे हो, कहीं पे रुक नहीं रहे। तो बस वही चीज इधर है। ऐसे कोई वेव की फॉर्म में ऐसे ऐसे नहीं जाती वो। ठीक है, सिग्नल्स। तो इसका मतलब है, ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि मतलब सिग्नल्स हाई जा रहे हैं। जैसे लेट से ये 0 से 5 तक जा रहा है, तो 0 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, 0 -1 -2 -3 -4 -5, तो लगातार ऐसे चल रहे हैं सिग्नल्स। उन्हें बोलते हैं एनालॉग सिग्नल्स। ये ज्यादातर कैसे होते हैं? ये ज्यादातर वो सिग्नल्स होते हैं जो आप सेंड करते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, जिस रेडियो अपन पीछे पढ़ के आए थे, रेडियो वेव्स वगैरह, वो सब ये वाले सिग्नल्स ही होते हैं, एनालॉग सिग्नल। जैसे आप व्हाट्सएप पे कोई डेटा भेज रहे हो किसी दूसरे के फोन में, वो ट्रांसमीटर रिपीटर्स उनके थ्रू होते हुए जा रहा है, तो वो ज्यादातर एनालॉग सिग्नल्स में आते हैं। ठीक है, इसमें देखो आपको तीन चीजें देखनी पड़ेगी। आपको कोई से भी आगे जो यूज आएगी उसमें तीन चीजें आएगी। एक आती है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब है वो कितना हाई और लो तक जा रहा है। जैसे डिम में बताया लाइट का एग्जांपल, कि उसे आप डिम और हाई पे कर सकते हो, तो वो कितनी ज्यादा ब्राइट जा सकती है और कितनी ज्यादा डिम एकदम लो तक जा सकती है। तो वैसे ही इसमें सिग्नल जैसे 0 से 5, इससे भी ज्यादा ऊंचे होते हैं। लेट से 0 से लेकर 10 तक जा रहा है, फिर वापस। तो मतलब सिग्नल्स का चेंज जो हो रहा है, मतलब हाईएस्ट और लोवेस्ट का पॉइंट का, वो बहुत ज्यादा हो, तो उसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब इसकी हाइट अगर अपन ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, तो इसकी हाइट अगर ज्यादा ऊपर नीचे हो, तो उसे अपन बोलेंगे उसका एम्पलीट्यूड हाई है। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स में रिप्रेजेंट हाइट एंड स्ट्रेंथ। और ऊपर नीचे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है अगर बहुत लंबे समय में चेंज हो रहा है, मतलब पूरा हाई बहुत समय में जा रहा है, फिर लो बहुत समय में जा रहा है, बहुत नीचे तक जा रहा है, मतलब बहुत डीप जा रहा है, इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है उस सिग्नल की। ठीक है, उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये नापा जाता है वोल्ट्स के अंदर। इसके बाद आता है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी का मतलब है, ये जो आप देख रहे हो ना, लेट से यहां तक मेरी 1 सेकंड पूरी हो गई, तो इसके अंदर कितनी बार ये ऊपर से नीचे गया? जैसे एक बार गया, है ना, यहाँ तक पूरा, फिर ये 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार। मतलब कि 4 बार आपके पूरे अप एंड डाउन सिग्नल्स हो चुके, है ना, कि 4 बार आपके पूरे फुल्ली चेंजेस हो चुके 1 सेकंड के अंदर। और यही अगर ज्यादा होते 1 सेकंड में, लेट से 20 बार अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन होते, तो इसका मतलब है फ्रिक्वेंसी हाई है उसकी, है ना। अब फ्रिक्वेंसी हाई लो को कैसे समझाऊं? आपने कभी आवाज सुनी होगी, आप कभी ऐसे पिच वॉइस होती है ना, इरिटेट करने वाली, बहुत ज्यादा ऐसे चुभने वाली कानों में, ऐसे नेट पे सर्च करना हाई फ्रिक्वेंसी वॉइस, तो आपको चुभेगी बहुत ज्यादा। उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है, तो इतनी जल्दी जल्दी चेंज होती है अपने कानों में चुभती है वो, तो वो होती है फ्रिक्वेंसी। ठीक है, इस टर्म में ग्राफ के फॉर्म में समझाऊं तो एक फिक्स पार्ट पकड़ लो, उसके अंदर ज्यादा बार अप एंड डाउन होना, ज्यादा बार चेंजेस होना, उसे बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तीसरी चीज आती है फेज। फेज का मतलब ये कहाँ से चालू हो रही है? ये अभी 0 डिग्री से चालू हो रही है, पर जरूरी नहीं 0 डिग्री से चालू हो। ऐसे भी हो सकता है 120 डिग्री से चालू हो, ऐसे भी हो सकता है माइनस में चालू हो। ठीक है, तो जहां से भी चालू होगी ना ये, जिस भी डिग्री से या फिर जहां से भी, तो उसे अपन बोलते हैं फेज। ये आगे काम आएगा। ठीक है, तो ये तीन टर्म्स याद रखना। इसका एग्जांपल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, इसका एग्जांपल जो रेडियो वेव्स, जिसकी बात कर रहा हूँ, रेडियो वेव्स होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो इसी के फॉर्म में जाती है। ठीक है, दूसरा आता है डिजिटल सिग्नल। ये ज्यादातर कहाँ पे यूज होता है? ये अपने कंप्यूटर्स के अंदर यूज आता है। जैसे आप कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में लेट से वायर के थ्रू डेटा भेज रहे हो, ठीक है, एक कंप्यूटर में वायर लगा दिए, दूसरे में लगा दिए और डेटा सेंड कर रहे हो। तो आपको पता है
तो वो जो डेटा जाएगा ना, वो जाएगा डिजिटल फॉर्म में। कंप्यूटर में भी आपको पता है 0101 की लैंग्वेज 01 के हिसाब से ही जाता है डेटा। तो कंप्यूटर के अंदर आपकी जो एलईडी होती है उसके अंदर जो पिक्सल्स ग्लो होते हैं, ठीक है, वो बिट्स की फॉर्म में होते हैं, है ना। तो उनमें भी डेटा ट्रांसफर 0101 की फॉर्म में होता है। बेसिकली कंप्यूटर जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में डेटा, बेसिकली मैं ये बताऊं डिजिटल सिग्नल्स क्या होता है। डिजिटल सिग्नल्स में वायर के थ्रू या फिर किसी फिजिकल मीडियम के थ्रू जा रहा है ना, तो वो डिजिटल सिग्नल में आता है। और अगर बिना उसके वायर या फिर हवा में जा रहा है अगर डेटा किसी भी फॉर्म से, ठीक है, तो वो एनालॉग सिग्नल्स में आता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसमें सिर्फ दो ही फेज होती है, या तो हाई होगी, जैसे वो डिम लाइट वाला मैं एग्जाम्पल बताया था, या तो डिम ही करो एकदम, या फिर एकदम हाई करो। ये बीच के बखेड़े प्रपंच में नहीं सुहाते। ठीक है, वो सारे के सारे डिजिटल सिग्नल्स के अंदर आ जाते हैं, 0 या फिर 1। इसका एग्जांपल डिजिटल टीवी। तो बस पूरे पूरे विश्व के अंदर सिर्फ इन दो सिग्नल्स के थ्रू ही पूरा इंटरनेट में या फिर हर जगह डेटा ऐसे ही पास होता है। ठीक है, किसमें, गैजेट्स में। फिर इसके बाद में आता है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना। डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट। मान लो अपन कोई कंट्री घूमने जा रहे हैं, ठीक है, तो अपन वहां पे कुछ भी चीज करेंगे तो अपने को उनकी भाषा या तो आनी चाहिए या फिर कुछ कन्वर्ट करने का होना चाहिए, तभी अपन कुछ कर पाएंगे। लेट से रेस्टोरेंट में खाना खाने गए चाइना के अंदर, तो आप गूगल ट्रांसलेट में ट्रांसलेट करके बताओगे कि ऐसे उनको समझाओगे। ठीक है, क्योंकि आपकी भाषा अलग है, उनकी भाषा अलग है। वैसे ये समझो डिजिटल एनालॉग अलग अलग दो चीजें हैं, बस उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर कंप्यूटर को, लेट से कंप्यूटर में कोई डेटा डालना है, ठीक, कंप्यूटर समझता है डिजिटल सिग्नल, है ना, और बाहर से कोई डेटा आ रहा है वो समझ रहा है एनालॉग सिग्नल, तो उनको कन्वर्ट करने के लिए कुछ चाहिए। ठीक है, कोई कन्वर्टर चाहिए। जैसे अपनी भाषा को चाइनीज में कौन कन्वर्ट करेगा, गूगल ट्रांसलेट। उनकी भाषा को भी अपने में गूगल ट्रांसलेट करेगा, बस वही है। अगर डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करे तो उसको मॉड्यूलेशन, एनालॉग को डिजिटल में करे तो उसको डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, we will see some modulation techniques because our data at computer is in binary mainly। वही है, मतलब एक ही बात है। ठीक है, अब देखते हैं मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। उससे पहले मैं 3 टर्म समझाना चाहता हूँ जो कि मैं समझा दिया। एम्पलीट्यूड, हाइट ऑफ द वेव, कितनी हाइट होती है एनालॉग सिग्नल के अंदर, है ना। फ्रीक्वेंसी, अप एंड डाउन इन द वेव्स, कितने अप एंड डाउन हो रहा है एक फिक्स टेन्योर के अंदर। ठीक है, फेज कहां से चालू हो रहा है, वेव स्टार्टिंग पॉइंट 0 डिग्री से 90 से कहां से चालू हो रहा है। ठीक है, अब इसमें आते हैं कुल 3 टाइप के मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन टेक्निक मतलब डिजिटल को एनालॉग के अंदर कन्वर्ट करना। जो 0101 वाले थे ना, उसको वेव्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना ही मॉड्यूलेशन होता है। अब देखो आपकी 3 मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है ना, उनमें यही ध्यान रखना है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। तीनों के अंदर सिर्फ जो ये अपने जो नाम लिखा हुआ है ना, जैसे एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फेज, ठीक है, वो ही अपना चेंज होता है किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। बाकी दो जो चीज है वो सेम रहती है अपनी कन्वर्ट होते वक्त। ठीक है, सब समझाता हूँ। फ्रीक्वेंसी, फेज, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो कि क्या बताया था मैंने, अप एंड डाउन इन द वेव्स एक फिक्स टाइम के अंदर, और फेज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इन दोनों के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होता कन्वर्ट होते वक्त। ठीक है, मतलब जैसे 0 डिग्री से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, फेज का मतलब बता रहा हूँ, 0 डिग्री से स्टार्ट हो रही है, तो उसका मतलब अपन 0 उसके अंदर अपन वही मानते हैं कि 0 जहां से स्टार्ट हो रही है वही मानते हैं। पर जो एम्पलीट्यूड है उसके अंदर चेंज होता है सिर्फ, है ना। एम्पलीट्यूड में अब कैसे चेंज होगा, एम्पलीट्यूड का मतलब हाइट कितनी थी, रिप्रेजेंट बाइनरी 1 एंड 0। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 का मतलब अपन मानेंगे एम्पलीट्यूड अगर बढ़ा, मतलब पहले जितना था अगर वो का वही रहा बाद में भी, तो इसका मतलब है 0 को रिप्रेजेंट करेगा वो। और अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा बढ़ा, पहले से चेंज हुआ सिग्नल एम्पलीट्यूड के अंदर, ठीक है, तो उसको मानेंगे अपन एम्पलीट्यूड इंक्रीज, और एम्पलीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज उसको मानेंगे 1। बेसिकली 0 का मतलब पहले जैसे ही एम्पलीट्यूड रहा उसे अपन बोलेंगे 0। 1 का मतलब अगर एम्पलीट्यूड में इंक्रीज आया या डिक्रीज आया, कुछ चेंज हुआ एम्पलीट्यूड के अंदर, तो उसे बोलेंगे अपन 1। ठीक है, दूसरा आता है अपना फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड और फेज में कुछ भी चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी जो होगी
उसमें 1 और 0 कैसे रिप्रेजेंट होंगे? 1 का मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज या डिक्रीज, चेंज हुआ फ्रीक्वेंसी के अंदर, और 0 का मतलब फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी अगर वैसी की वैसी है तो उसका मतलब 0। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दे रखी है। इसका दूसरा नाम है FSK, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। ठीक है, स्पीड इसकी है 1200 से लेके 2400 बीपीएस, बिट्स पर सेकंड तक की। ठीक है, फिर तीसरा आता है फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, फेज मॉड्यूलेशन, इसके अंदर एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फेज चेंज होगा। 1 का मतलब फेज चेंज हुआ पहले से, लेट से 0 डिग्री पे था, है ना, अब बाद में भी अगर 0 डिग्री पे रहा तो उसका मतलब है 0 बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते वक्त। और 1 का मतलब है फेज का कुछ भी चेंज हो गया 90 डिग्री 180 डिग्री, ठीक है, उसका मतलब है फेज चेंज। ठीक है, इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 9600 बिट्स पर सेकेंड। अब गाइस, जो डिजिटल सिग्नल होता है ना और एनालॉग, दोनों के अंदर रिपीटर्स नाम की एक चीज होती है जो कि स्ट्रेंथ करती है उन दोनों को, है ना। पर अपन डिजिटल सिग्नल के अंदर यूज वर्ड करते हैं स्ट्रेंथ, कि उसको ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया। ठीक है, वही एनालॉग सिग्नल्स की बात करूं तो उसमें अपन बोलते हैं एम्पलीफायर्स, इसमें भी रिपीटर्स आते हैं, अपन ने पढ़ा था, पर इसमें अपन मेजरली बोलते हैं एम्पलीफायर्स, एम्पलीफाई कर दिया सिग्नल को, और उसमें बोल दिया स्ट्रेंथन कर दिया सिग्नल को, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, डिजिटल सिग्नल को ज्यादा अच्छा माना गया एनालॉग सिग्नल से, क्योंकि इसके अंदर लॉस होने का डेटा, मतलब डेटा लॉस होने का बहुत कम चांस है, क्योंकि अपने पास ऑप्टिकल फाइबर जैसे बढ़िया बढ़िया सोर्स पड़े हैं। अब उसके अंदर चाहे सैटेलाइट हो कुछ भी हो, पर उसके अंदर लॉस जरूर होगा अपने डेटा का। ठीक है, और कॉस्टली पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए डिजिटल सिग्नल को ज्यादा अच्छा माना गया है। फिर आता है मॉडम, ये तो आपने सुना होगा। इसका मतलब होता है एक्चुअली में मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, जो अपने पढ़ा था ना मॉड्यूलेशन, मतलब ये एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब देखो यही काम करता है मॉडम, मतलब अपन लगाते हैं उससे नेट पकड़ जाता है, अपन बोलते हैं वो कैसे पकड़ता है, क्योंकि वो एनालॉग सिग्नल आता है, एनालॉग को कन्वर्ट करके डिजिटल में कर देता है। ठीक है, डिजिटल अपने पास जो है उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये मॉडम मॉडम काम करता है। ठीक है, मॉड्यूलेशन भी करता है, डीमॉड्यूलेशन भी। अब देखो बुक में जो दे रखा है वो बताता हूँ। 2 मॉडम की जरूरत पड़ती है डेटा ट्रांसफर के लिए। क्यों? एक मॉडम है लेट से, ठीक है, उससे तो क्या हुआ, अपने यहाँ पे कंप्यूटर, इसमें था डिजिटल सिग्नल, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करके भेज दिया दूसरे कंप्यूटर के पास में। अब दूसरे कंप्यूटर के पास में आया एनालॉग सिग्नल, वो एनालॉग से कन्वर्ट करके डिजिटल में दूसरे में डाटा डाल दिया। तो अपने को मिनिमम 2 मॉडम की जरूरत पड़ेगी, एक कंप्यूटर से या फिर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, अब स्पीड वाइज बात करूं तो 2 मॉडम है, पुराना नया। पहले जो मॉडम आते थे विंटेज ही, क्लासी वर्ड है, ओल्ड बोल दो। ठीक है, उसके अंदर 300 से 2400 बीपीएस की स्पीड होती थी। आजकल के जो मॉडम आते हैं वो 9600 से 28800 बिट्स पर सेकंड तक डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, टाइप्स की बात करूं तो 2 टाइप के आते हैं। एक होता है इंटरनल, डायरेक्ट कनेक्ट कर लो, इतना बड़ा आता था ना। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंशन स्लॉट, वो पेन ड्राइव वाले जो स्लॉट होता है उसके अंदर डालो और यूज करो। एक आता है एक्सटर्नल, जिसमें अलग से डब्बा आता है, वो एक सीरियल पोर्ट होता है, उसके अंदर कनेक्ट करना पड़ता है अपने को, इतना बड़ा सार का डब्बा आता है अलग से पूरा मॉडेम का, वो होता है एक्सटर्नल। और एक होता है इंटरनल। ठीक है, एक होता है फैक्स मॉडेम। ये सब तो क्या है, ये सब अपने को टेक्स्ट वगैरह ट्रांसफर करवा देंगे, या फिर कोई वर्ड की फाइल है ये सब ट्रांसफर करवा देंगे, पर इमेजेस ट्रांसफर करना, वीडियो ट्रांसफर करना ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, वो काम कौन करता है, इंटरनेट के थ्रू, है ना। अब तो देखो बहुत ज्यादा एडवांस हो गया जमाना, डायरेक्ट भेजो, अपने को कुछ ही नहीं पता रहता क्या मॉडेम वगैरह, फोन में चलाओ डायरेक्ट। ठीक है, पर पहले जब डेवलपमेंट हो रहा था उस टाइम पे ज्यादा यूज होते थे फैक्स मॉडेम, फीक स्माइल मॉडेम। ठीक है, ये क्या करता है, इमेजेस को कन्वर्ट करके डिजिटल या एनालॉग में डेटा को कन्वर्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, फिर हमें कैसे डिजिटल कौन सिग्नल में डालना है उस हिसाब से डाल देता है फैक्स मॉडेम। ठीक है, याद रखना इसकी डेफिनेशन। अब देखो अपन डाटा भेज रहे हैं, ठीक है, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो यहाँ पे तो अपने को एनालॉग सिग्नल ही जाएगा यहाँ से, तो ठीक है, यहाँ पे डिजिटल जा सकता है पर एनालॉग भी जाएगा, है ना। डिजिटल के अंदर एरर आने की वो है,
चांसेस, अगर मान लो अपन कोएक्सियल केबल यूज कर रहे हैं या फिर लेट से ट्विस्टेड पेयर केबल यूज कर रहे हैं तो उनके अंदर एरर आने के चांसेस है, और एनालॉग कर रहे हैं तो उसमें आएगी एरर। ठीक है, तो प्रोटोकॉल्स मतलब होते हैं उनको सुधारने के तरीके अलग अलग, है ना। तो वो क्या है, एरर करेक्शन प्रोटोकॉल्स दो हैं, एक तो है MNP4 जिसका नाम है माइक्रोकॉम नेटवर्क प्रोटोकॉल वर्जन 4, और दूसरा है V.42, है ना, जो यूज करता है, जो डेवलप किया गया था CCITT के द्वारा। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म नहीं पूछेगी, आप ये याद रख लो, CCITT के द्वारा, है ना, और ये डेवलप किया गया था माइक्रोकॉम इनकॉर्पोरेशन के द्वारा। ठीक है, अब आता है डेटा ट्रांसमिशन सर्विसेज। अपनों ने देखो क्या क्या बात कर ली, पहले तो कोएक्सियल वो ट्विस्टेड पेयर केबल, फिर कोएक्सियल केबल, फिर वो सैटेलाइट लॉन्च वाला रेडियो वेव और ऑप्टिकल फाइबर्स की बात कर ली। ठीक है, अपने को लेट से पास में कंप्यूटर से कंप्यूटर में डेटा भेजना है तब तो अपन भेज देंगे। अब कोई बिजनेस से स्टार्ट करता है अपना 10-20 लाख चालू करके, ठीक है, कि मैं इंडिया के हर कोने तक भेजूंगा, यहाँ आया मेरे ऑफिस होंगे, तो वो वहां तक तारे थोड़ी बिछाएगा कोएक्सियल केबल वगैरह लगा के, उसका 20 लाख का बिजनेस और 20 करोड़ की वो तारे बिछाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो क्या करेगा, कोई बड़ी कंपनी है जियो वगैरह, उनसे क्या है अलग अलग तरीके से ले सकता है वो, कि भाई मैं ये आपका नेटवर्क ले रहा हूँ, तो उसके तरीके अपन पढ़ने वाले हैं कि डेटा ट्रांसमिट करने के अपने पास क्या क्या तरीके हैं, कौन सी कंपनी चलती है, ये कैसे ट्रांसफर करवाती है, किस बेसिस पे ट्रांसफर करवाती है, वो सब अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला आता है कॉमन कैरियर्स, मतलब वही बड़ी जो कंपनी है ना वो ट्रांसफर करवाती है। डेटा ट्रांसफर ऑन सर्विस प्रोवाइडर्स लाइन मीडियम बाय पेइंग देम सम मनी। ठीक है, ये वैसा ही हो गया जैसे लेट से अपन बचपन में जब छोटे थे, है ना, खासकर मैं तो बता रहा हूँ, मेरा एग्जांपल बता रहा हूँ, तब मैं जब भी मॉल वगैरह जाता था ना तो वो गाड़ियां आती थी बस चलाने वाली, अपन पकड़ लेते थे, अपने को लगता है अपन चला रहा है, वो रिमोट से चलाता रहता था। तो गाड़ी उसकी है पर पे अपन कर रहे हैं क्या कि थोड़ी देर के लिए हमें दे दे, ये हम चलाएंगे, थोड़ी देर के लिए हमारी हो गई, है ना। तो बस वैसी सी चीज यहाँ पे है अपनी नहीं, पर अपन उनको पैसे देके ले लेते हैं कि ये अब थोड़ी देर के लिए हमारी हो गई, है ना। तो अपन अपनी कोई जियो की लाइन थोड़ी है, अपन बिछा थोड़ी रखे, अपनी थोड़ी है, पर अपन उनको पे देके रेंट पे देके कि अभी हमारा हो गया कुछ दिनों के लिए। तो बस वैसे ही कुछ कॉमन कैरियर्स है जो ये प्रोवाइड करवाते हैं, उनका काम ही है पैसे कमाना, ऐसे कि भाई तुम्हें किराए पे दे देंगे कमाएंगे। तो इसके लिए कौन कौन सी कंपनी है, BSNL, जिस BSNL होती है ना, BSNL शायद आपने नहीं सुना होगा, विदेश संचार निगम लिमिटेड। एक आती है BSNL, ये तो सबने सुना है, भारत, पर फुल फॉर्म नहीं पता होगी आई थिंक, भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, याद रख लेना। ऐसी अपनी आती है एक MTNL, ये भी बड़ी फेमस थी पहले, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। अब अपन तो है 2000s के किड है लगभग, तो अपने को इतना नहीं पता, BSNL के बारे में पता है, पर फिर भी देख लेना है। ठीक है, अब कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है ये सब, ठीक है, उनकी बात करते हैं। अब इसमें आप जियो भी लगा सकते हो, एयरटेल भी लगा सकते हो, वो सारी भी लगा सकते हो, पर कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ये देखो मैं तब की बात कर रहा हूँ जब 2000s की बात कर रहा हूँ लगभग, जब इंटरनेट इतना था नहीं, पर फिर भी कंपनीज वगैरह चलती थी तब भी, तो वो ज्यादा करती थी उस वक्त यूज ये सब, है ना। अभी भी होता है पर देख लो, फिर भी एक डायल अप लाइन, स्विच्ड लाइन, है ना। एवरी कंपनी हैज डिफरेंट स्विचिंग सिस्टम। अभी स्विचिंग सिस्टम क्या होता है ये अपने आगे अलग से टॉपिक आएगा इसी चैप्टर में, अपन ये देख लेंगे, पर हर कंपनी एक अलग स्विचिंग सिस्टम यूज करती थी अपना अपना। ठीक है, ठीक है, सेंड एंड रिसीव डेटा ओवर टेलीफोन लाइंस। ठीक है, पहले क्या टेलीफोन लाइन बिछी हुई थी बहुत सारी, फिर थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, उन टेलीफोन लाइंस को तो हटा नहीं सकते, तो अपनों ने क्या किया, उसी के अंदर अपन डेटा को ट्रांसफर करना चालू कर दिए कि अब टेलीफोन तो वैसे आने लग गए, वैसे एनालॉग सिग्नल से आने लग गए, तो अपन क्या करेंगे, इसी को डेटा ट्रांसफर करने के काम में ले लेंगे। ठीक है, तो पूरी हटाए नहीं, इंस्टीड अपन उसको इस काम में ले लिए, है ना। चार्ज बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ, ये बेसिकली है कि ड्यूरेशन कितने देर आप बात किए और कितना डिस्टेंस है। ऐसे तो है नहीं आप लेट से पड़ोसी से बात कर रहे हो फोन पे, है ना, और 1 मिनट बात कर रहे हो तो भी वो बोलेगा नहीं मैं तो 1000 रुपये लूंगा, और बोला कि आप लेट से अमेरिका बात कर रहे हो और 1 घंटा बात कर रहे हो तब भी उतना ही नहीं, ऐसे नहीं, वो ड्यूरेशन कितनी देर बात कर रहे हो और कितनी दूर बात कर रहे हो, तो डेटा जाने में भी टाइम लगता है, तो उस हिसाब से चार्जेस लेते हैं। ठीक है,
तो बस ये पहले वो था, वो पे करने का उस टाइप से, वो पहले टेलीफोन बूथ्स होते थे ना, वहां पे जाके बात करते थे, 1 रुपया डाला 1 मिनट चल गया, उस हिसाब से ही समझ लो कि अपन पे करते थे और अपना काम चल जाता था, और ड्यूरेशन और उस हिसाब से वो चार्जेस लेते थे। फिर आता है लीज लाइन, प्राइवेट या डेडिकेटेड लाइन। अब लेट से किसी का ऑफिस है जयपुर से, लेट से बेंगलोर तक जा रहा है उसका ऑफिस, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा मुझे एक प्राइवेट लाइन ही दे दो, लेट से पूरे भारत में टेलीफोन लाइन बिछ रखी थी, ठीक है, तो उसके अंदर से बहुत सारी बेंगलोर तक जा रही थी जयपुर से, तो वो एक फिक्स्ड पाथ ले लिया कि मुझे ये वाली लाइन मेरी हो गई प्राइवेट, मैं आपको इसके पे करता रहूंगा हर महीने का महीने, पर इसके अंदर और किसी का भी ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, डेटा सिर्फ हमारी कंपनी का ही रहेगा, हमारी प्राइवेट रहेगी। जैसे कि लेट से आप फ्लाइट में जा रहे हो, ठीक है, तो आप इकोनॉमी क्लास बुक कराए, उसमें आपका कॉमन है, सबका शेयर है कि भाई वॉशरूम वगैरह भी सबके शेयर हैं, सब कुछ है ना, पर वहीं आप बिजनेस क्लास बुक कराए, तो उसमें आपका खुद का अपार्टमेंट होगा, खुद का मतलब अपार्टमेंट क्या, खुद का अलग से होगा। ऐसी ट्रेन में आप जनरल स्लीपर वगैरह कराए, सब में से फर्स्ट क्लास कराए, तो आपको उसको खुद का अलग से वो मिलेगा, ठीक है, तो बस वैसे ही है, इनकी डेडिकेटेड लाइन होती है, इसमें और किसी का डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। अपन नॉर्मल कॉल पे बात कर रहे हैं, उसमें वो रोगा भी जा रहा है, अपना भी जा रहा है, पर उनमें प्राइवेट डेडिकेटेड लाइन ले लेते हैं कंपनी वाले कि इसमें सिर्फ हमारा ही डेटा ट्रांसफर होगा और हम आपको उसके महीने के उस हिसाब से पे कर देंगे, ठीक है। कनेक्ट्स टू डिवाइसेस डायरेक्टली एंड परमानेंटली, कैन ट्रांसमिट बोथ वॉइस एंड डेटा, चार्जेस टेकन ऑन चैनल कैपेसिटी एंड डिस्टेंस, ठीक है। फिर अपन चलते हैं अगला, ISDN। ये क्या अपन पढ़ रहे हैं, सर्विसेज इनके द्वारा कौन सी प्रोवाइड की जाती है। एक आता है ISDN, ये आता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ये करता है डिजिटली ट्रांसफर। ISDN जो होता है इसमें अपन डिजिटली ट्रांसफर करते हैं डेटा, ना कि एनालॉग, टेलीफोन एंड डेटा, टेलीफोन लाइंस पे, वही बात है, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज दे रखी है, वॉइस ट्रैफिक, मतलब अपन जो बात करते हैं ना नॉर्मल कॉल पे, तो उसमें बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं अपने अलावा, ठीक है, तो वॉइस ट्रैफिक होता है, इसे उसे बोलते हैं वॉइस ट्रैफिक, ठीक है। तो उसको सही करने का एक कोड होता है, अपने को नहीं पढ़ना, अपने को सिर्फ नाम पढ़ना है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन नाम से एक टेक्निक होता है जो कि 64 kbps पे काम करता है ना। ये पूछेंगे, इतना डीप नहीं पूछेंगे क्या होता है क्या नहीं, ठीक है, ये याद रख लेना आप। फिर देखो, ISDN के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है नैरो बैंड ISDN, एक होता है ब्रॉड बैंड ISDN। नैरो बैंड जो होता है वो यूज मल्टीपल 64 kbps लाइन, यानी मल्टीपल पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक्स अलग अलग यूज करता है, ठीक है, मल्टीपल, ठीक है, use multiple 64 kbps bit stream and combine them using time division multiplexing। अब ये क्या होता है, ये जस्ट अगले पेज पे आने वाला है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। तो मल्टीपल 64 kbps की लाइन्स यूज करता है और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग से उसको ट्रांसफर करता है, ठीक है। फिर आता है ब्रॉडबैंड ISDN, ये क्या करता है, ऑप्टिकल फाइबर यूज करता है और उनको कनेक्ट करता है, यानी ट्रांसफर करता है डेटा एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग से। ये जस्ट अगले पेज पे आने वाला है, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो। इसकी बात बताऊं नैरो बैंड की, तो इसमें एक और प्रोवाइड है कि कांट प्रोवाइड हायर एप्लीकेशन लाइक मल्टीमीडिया, इसके अंदर ये ट्रांसफर कर देगा पर वीडियोस, इमेजेस वगैरह, एनिमेशन, ये सब ट्रांसफर नहीं कर पाएगा ये, ठीक है, पर ब्रॉडबैंड कर देगा, नाम से ही पढ़ लो ना, ब्रॉडबैंड, यानी ज्यादा ट्रांसफर कर सकता है, ज्यादा बैंडविड्थ की चीजें ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। फिर आता है पॉट्स, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस, इसी के अंदर है, ठीक है, ए ओल्ड सर्विस विच नाउ रेफर टू ISDN एज इट बिकमिंग पॉपुलर। मतलब पहले क्या था, जो टेलीफोन लाइन से अपन बात करते थे ना, उसी को बोलते थे पॉट्स, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस। फिर इंस्टीट्यू टेलीफोन्स लाइन हटाने की जगह, क्योंकि कितना खर्चा आया हुआ है पहले टेलीफोन्स लाइन बिछाने में, उसी को ISDN में यूज कर लिया, है ना, तो उस पॉट्स का ही नाम चेंज नहीं करके ISDN कर दिया गया, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे आता है वैन, वैल्यू एडेड नेटवर्क। अब क्या होती है, पहले आई BSNL वगैरह कंपनी, जिन्होंने लाइनें बिछा दी चारों तरफ कि हम डेटा ट्रांसफर कर देंगे, रुपए दे के लो। फिर कई आए समझदार लोग उनमें से भी, है ना, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पे अपने को 4000 घंटे पूरे करो और पैसे ले लो, ठीक है, तो यूट्यूब खुद एक बड़ी कंपनी हो गई जो कि खुद भी कमा रही है ना, और अपने को भी दे देती है पैसे, ठीक है। अब उसमें भी कई समझदार लोग हैं, वो अपनी कंपनी खोल लिए,
कि भाई आप हमें आपका चैनल दो, हम आपके 4000 घंटे पूरे करवा देंगे और हमें कुछ पे कर देना। लेट से आप हमें 4000 रुपये पे कर दो, हम आपके 4000 घंटे जो जो अर्निंग के मोनेटाइजेशन है वो सारे के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे कर देंगे। जबकि वो खुद कुछ नहीं है, पर कंपनी वगैरह नहीं है, मतलब छोटा सा कोई कर रखा है उन्होंने, वहां पे कंप्यूटर्स में सब में ऑन करके वो कर देते हैं 4000 घंटे वगैरह पूरे, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कर देते हैं। पर वो यूट्यूब जैसे नहीं है, तो वैसे ही इसके अंदर भी क्या है, कुछ छोटी मोटी कंपनीज थी, वो क्या की, उनको लीज पे ले ली लाइन पे, जैसे वो लीज लाइन अपने पढ़ा था ना, फिर उनमें क्या है, कुछ एडिशनल चीज जोड़ दी कि हम इसके साथ ये और चीजें देंगे, उनकी लाइन ही लेके उसमें कुछ चीजें ऐड और कर दी, है ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल, डेटा एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और भी बहुत सारी चीजें वो ऐड करके फिर लोगों को उससे थोड़ी हाईयर प्राइस के अंदर दे दी है। जैसे लेट से आपको एक फैन लेने गए हो, एकदम नॉर्मल पंखा लियो, ठीक है, तो उसके ले लिए 2000 रुपए, ठीक है। अब वहीं पे उस पंखे के अंदर है ना, नीचे थोड़ी सी झूमर भी लटक रही है और लाइट भी है उसके अंदर, ठीक है, रिमोट से कंट्रोल होने वाला है, तो वही उसके 8000 रुपये पे कर रहे हो, क्योंकि उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर दी है, चीजें ऐड कर दी है, बस वैसी सी बात इधर की साइड है, ठीक है। फिर देखो कम्युनिकेशन चैनल्स, इसका मतलब होता है कि हर मीडिया, हर चीज जो अपने को प्रोवाइड करवा रही है अपने अब तक डेटा, जैसे कि एम्पलीफायर्स, रिपीटर्स वगैरह, जितनी चीज अपने ने पढ़ी, कोई केबल्स वगैरह, वो सब चैनल्स का काम करती है कि ये पहुंचा रही है अपने को अपने घर तक डेटा, वो सारे के सारे कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, ठीक है। फिर आता है मल्टीप्लेक्सर, ये अच्छे से समझना मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। लेट्स से एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मुंबई की बात है, ठीक है, मुंबई के अंदर गणेश विसर्जन कर रहे हैं और मुंबई से बहुत सारे जयपुर के लोग हैं, ठीक है, जो कि मुंबई जाके गए हुए हैं, लेट से 15 लाख लोग मुंबई गए हुए हैं अभी, ठीक है। वहां से गणेश विसर्जन का टाइम है लेट से 7:30 बजे, है ना, रात के 7:30 बजे, तो 7:30 बजे क्या होगा, उन 15 लाख में से लेट से 5 लाख लोग वीडियो कॉल किए जयपुर, ठीक है, क्योंकि वो जयपुर रहते थे, अपने परिवार वाले से वीडियो कॉल किए, तो उनके लिए क्या 5 लाख अलग अलग लाइन जा रही है, 5 लाख अलग अलग तार जा रहे हैं जो कि जयपुर तक आ रहे हैं। ऐसे ही कल को मान लो 50 लाख लोग किए, तो कोई 50 लाख तार जाएंगे अलग अलग तार, या फिर जो भी जैसे डेटा कैसे जाएगा इतना सारा का सारा, सबके अलग अलग जाएंगे डेटा, है ना, तो वो जाएंगे कैसे इतने सारे एक साथ, तो उसके लिए क्या है, मल्टीप्लेक्सर यूज होता है। मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, उन सारे डेटा को, है ना, लेट से इसको तार की तरह समझो, 5 लाख तार जाएंगे वहां तक मुंबई से जयपुर, ठीक है, तो उन 5 लाख तार को फिक्स एक तार के अंदर कन्वर्ट कर देता है ना, मल्टीप्लेक्सर कन्वर्ट कर दिया एक तार के अंदर 5 लाख को, फिर वो पहुंचा जयपुर, फिर जयपुर पहुंच के फिर वो 5 लाख अलग अलग बट गए तार, ठीक है, फिर सबके घर तक पहुंच गए, ठीक है, डेटा मतलब वीडियो कॉल जो कर रहा है, ठीक है, ऐसे समझो। अब वो कैसे बांटता है, वो कैसे एक जगह करता है उन सबको, उसकी अलग अलग टेक्निक्स है, तो मल्टीप्लेक्सर यही काम करता है, कंटेन सेवरल डेटा कम्युनिकेशन लाइन, नीड मल्टीपल मीडियम टू ट्रांसफर इनटू वन डेटा कम्युनिकेशन लाइन, नीड सिंगल मीडियम टू ट्रांसफर, ठीक है। अब कैसे ट्रांसफर करता है वो देखो, तो मल्टीप्लेक्सिंग करने की, यानी उसको एक तार में कन्वर्ट करने की, एक जगह उन डेटा को कन्वर्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला आता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसके अंदर क्या करता है, एवरी मीडियम असाइन से फिक्स्ड बैंडविड्थ, ठीक है, जब डेटा जा रहा है, ठीक है, बैंडविड्थ फिक्स्ड बैंडविड्थ, देन गिवन बैंडविड्थ असाइन टू डिफरेंट चैनल्स। अब इसका सिंपल सा तरीका बताता हूँ, इसमें दे रखा है मल्टीपल लाइंस हैव असाइन देयर ओन फ्रीक्वेंसी सो दे पास थ्रू मक्स ऑन ए सिंगल लाइन एंड वन मिक्स एज, ठीक है। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है लेट से एक सेकंड में 50,000 बार, है ना, क्या बोलते हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है, उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो सबको क्या है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, लेट से 5 लाख सिग्नल्स हैं, तो 5 लाख को हर को एक अलग 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 फ्रीक्वेंसी में डिवाइड कर दिया कि तुझे इतनी फ्रीक्वेंसी देनी है, तुझे इतनी देनी है, तुझे इतनी देनी है, तुझे इतनी देनी है, फिर अपने को डेटा पहुंचाना है, तो फिर उन सबको मिक्स भी कर देंगे ना,
फिर निकालेंगे तो अपन सबको बाइफरकेट कर सकते हैं कि भाई 58 फ्रिक्वेंसी वाला जो था वो इसका डेटा था, इतनी फ्रिक्वेंसी वाला इसका डेटा था, इतनी फ्रिक्वेंसी वाला इसका डेटा था। तो इससे क्या हुआ, एक साथ ले जाने की जरूरत नहीं, मतलब अलग अलग पैरेलली ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और एक साथ अपन ले गए, बस फ्रिक्वेंसी में डिवाइड कर दिया उन सबको। तो उसे कहता है फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, एग्जाम्पल रेडियो ब्रॉडकास्ट यूजेस, रेडियो ब्रॉडकास्ट होता है वो यूज करता है फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, इसमें जो डिवाइस मीडियम यूज करता है वो यूज करता है ईथर का। ठीक है, एफडीएम ओनली डील्स विथ ओनली एनालॉग सिग्नल्स। ठीक है, फिर आता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, सबको एक डिफरेंट टाइम के अंदर दे देता है कि डिवाइड टोटल टाइम अमंग सेवरल यूजर्स, है ना। जैसे लेट से 50,000 लोग हैं, ठीक है, तो हर सेकंड के अंदर वो डिवाइड कर देगा कि इसको इतना टाइम देना है, इसको इतना, इसको इतना, ऐसे बराबर बांट दिया टाइम, फिर एक साथ भेज रहा है डेटा। पर अपन ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखें ना, अपने उसको, अपने को लैगिंग नहीं दिखेगी, है ना। दिख भी गई तो कभी मान लो लोड भी पड़ जाता है कि भाई बहुत ज्यादा हो गया, तो अब अपने को लैगिंग दिखती है, पर जनरली आज के टाइम पे नहीं दिखती, बहुत फास्ट हो गया डेटा। तो उस हिसाब से ह्यूमन पर्सपेक्टिव से अपने को इतना वो फर्क नहीं दिखता, और अपन टाइम के हिसाब से बांट देते हैं सबके डेटा को, हर को बराबर बराबर टाइम मिलेगा। जैसे अपन वो सीपीयू में पढ़े थे ना कि सीपीयू मल्टी यूजर अगर यूज कर रहे हैं तो सबको बराबर बराबर टाइम देता है, और एक साथ डेटा को प्रोसेस, सबको प्रोसेस कर लेता है डेटा, पर ह्यूमन पर्सपेक्टिव के हिसाब से अपने को लैग नहीं दिखता। तो बस वही काम इधर है। ठीक है, divide total time among several user, each user message signal gets some time slice, इंटरलीव्स मल्टीपल डेटा स्ट्रीम, सबको अलग अलग टाइम में डेटा राइट कर देता है, उसे बोलते हैं इंटरलीव्स, स्टैकर्ड भी बोल सकते हैं अपन उसे। ठीक है, इट डीमक्स रीअसेंबल मैसेज एट रिसीवर एंड। अब देखो जैसे ये इसको मक्स कन्वर्ट कर रहा है एक के अंदर, वैसे ही वहां पे जो वापस बाइफरकेट करके अलग अलग सिग्नल्स में तोड़ देगा, उसे बोलता है डीमक्स। ठीक है, कैन मल्टीपल can multiplex both digital and analog signal, mostly used for digital। अब ये मल्टीप्लेक्सर जो होता है वो डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स दोनों को कन्वर्ट कर सकता है, मल्टीप्लेक्स कर सकता है अपन टाइम डिवीजन और फ्रिक्वेंसी के अंदर, पर मोस्टली ये डिजिटल को करता है। ठीक है, अब पेज 370 पे डायग्राम है, देख तो ये आ जाता है अब एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। ठीक है, तो ये अपन बाद अगली वीडियो में पढ़ लेंगे, वरना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगली शायद 2 वीडियोस और लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।